नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में सुरेश्वर महाराज की 150वीं जयंती के अवसर पर करेंगे 150 रुपए के सिक्के का विमोचन। गांधीनगर में हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स सेंटर का भी करेंगे शिलान्यास। त्रिपुरा में भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर अहम बैठक। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष पार्टी की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक में लेंगे हिस्सा। भारत ने ब्रिटेन में खोला अपना चौथा वाणिज्यिक दूतावास। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मैनचेस्टर में किया उद्घाटन। कहा, आपसी संपर्क, सांस्कृतिक, व्यापारिक और क्रिकेट संबंधों को मिलेगी मजबूती। गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण के लिए अरब देशों के प्रस्ताव को फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन का समर्थन। फलस्तीनियों को विस्थापित किए बिना क्षेत्र का पुनर्निर्माण योजना का उद्देश्य। और चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुबई में होगी खिताबी भिड़ंत। टीम इंडिया की नजर तीसरी बार खिताब अपने नाम करने पर। और आइए विस्तार से डालते हैं खबरों पर नजर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। अमित शाह आज अहमदाबाद में आचार्य भगवंत श्री बुद्धिसागर सुरेश्वर महाराज की 150वीं जयंती के अवसर पर 150 रुपए के सिक्के का विमोचन करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट की ओर से पुनर्मुद्रित पुस्तकों का विमोचन भी करेंगे। गुजरात दौरे के दौरान गृह मंत्री अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के स्वर्णिम शताब्दी समापन महोत्सव में भी भाग लेंगे। वहीं गांधीनगर में गुजरात बार काउंसिल की ओर से आयोजित नव निबंधित अधिवक्ताओं के शपथ ग्रहण समारोह में भी मौजूद रहेंगे। गांधीनगर में अमित शाह हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स सेंटर का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही नागरिक केंद्रित सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी हेतु गुजरात सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और कॉमन सर्विस सेंटर के मध्य समझौता ज्ञापन भी होगा। गांधीनगर में अमित शाह शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 में भी भाग लेंगे। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सफलतापूर्वक 2 साल पूरे कर लिए हैं। राज्य में भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर पार्टी ने राजधानी अगरतला में विशाल सभा का आयोजन किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष समेत पार्टी के कई अन्य राष्ट्रीय नेता इस महत्वपूर्ण संगठनात्मक सभा में भाग लेंगे। साथ ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा अन्य नेताओं के साथ सभा को संबोधित भी करेंगे। इस सभा का आयोजन स्वामी विवेकानंद मैदान में किया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ब्रिटेन के दौरे पर हैं। शनिवार को उन्होंने मैनचेस्टर में नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में विदेश मंत्री के साथ उप प्रधानमंत्री एंजेला रेनर और इंडो पैसिफिक की प्रभारी विदेश कार्यालय मंत्री कैथरीन वेस्ट भी शामिल हुई। इसके साथ उन्होंने भारतीय समुदाय और व्यापार क्षेत्र से जुड़े लोगों से बातचीत भी की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत यूके के बीच घनिष्ठ साझेदारी और मुक्त व्यापार समझौते पर जोर दिया। I would also urge you to think of this consulate as really preparing for that era. That, we are clearly anticipating a very big pickup in the relationship in the times to come. My experience is anytime I come up with a statistic, somebody corrects me with a larger number. So I came in here with a number for the size of the community, but after hearing you, I decided to keep it to myself. Because apparently the community has grown since we last assessed it. I'm very confident that the establishment of this consulate would give a fillip to the relationship. In fact, the first time we met, the Deputy PM raised 2 issues, which was one the consulate, the other was the flight.
और आर्मेनियाई विदेश मंत्री अरारत मिर्ज़ोयान आज से भारत की यात्रा पर रहेंगे। आर्मेनियाई विदेश मंत्री 11 मार्च तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे कल 10 मार्च को नई दिल्ली के सप्रू हाउस में भारतीय विश्व मामलों की परिषद ICWA में व्याख्यान देंगे। बाद में वे हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले अरारत मिर्ज़ोयान ने रायसीना डायलॉग में भाग लेने के लिए साल 2022 में भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। साल 2022 में भारत और आर्मेनिया के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। भारत और आर्मेनिया दोनों देशों के लोगों के बीच ऐतिहासिक और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 और 12 मार्च को मॉरिशस की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। समारोह में भारतीय नौसेना के एक जहाज के साथ भारतीय रक्षा बलों की एक टुकड़ी भाग लेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी बार 2015 में मॉरिशस का दौरा किया था। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। The Prime Minister is being invited also as the chief guest for the National Day celebrations of Mauritius, which will take place on the 12th of March 2025. On the occasion of the National Day, a contingent of the Indian Defence Forces will participate in the celebrations. There will be a ship from the Indian Navy that will be present in Mauritius for the occasion, and in addition, the Indian Air Force's Akash Ganga skydiving team will also participate in the ceremonies. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ कई अन्य बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस में कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। यात्रा के दौरान भारत की मदद से तैयार परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। Prime Minister Modi and Prime Minister Ram Ghulam will together inaugurate a few projects that have been implemented with Indian assistance, and will also witness the signing of several MOUs on cooperation in the field of capacity building, bilateral trade, tackling of cross-border financial crimes, and promoting small and medium enterprises. There will also be an interaction with members of the Indian community, Friends of India, and socio-cultural organizations in Mauritius during the visit. और संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू होगा और 4 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान सदन की 20 बैठकें होंगी और वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान की मांगों और विनियोग विधेयक पर चर्चा होगी और मतदान होगा। इसके अलावा बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक, तटीय नौवहन विधेयक 2024, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, आवर्जन और विदेशी विधेयक 2025 तथा रेलवे संशोधन विधेयक सहित कई विधायी कार्यों पर चर्चा होगी और इन्हें पारित किया जाएगा। बजट सत्र का पहला सत्र 31 जनवरी से 13 फरवरी तक हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया था और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया था। पंजाब के लुधियाना में फैक्ट्री की छत ढहने से दबे श्रमिकों में से 5 को बाहर निकाल लिया गया है। लुधियाना में फोकल पॉइंट इलाके के जीवन नगर में फैक्ट्री की छत ढहने से 6 श्रमिक बिल्डिंग के मलबे के नीचे दब गए थे। घटना के वक्त फैक्ट्री में करीब 29 वर्कर काम कर रहे थे। मौके पर पुलिस प्रशासन, NDRF, सिविल हॉस्पिटल की टीम मौजूद है। श्रमिकों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस अभियान में NDRF की 2 टीमों के साथ साथ स्थानीय पुलिस, स्वास्थ्य अधिकारी, अग्निशमन और कारखाना विभाग और नगर निगम लुधियाना सहित कई एजेंसियां शामिल हैं। ये सभी टीमें मलबे के नीचे फंसे श्रमिकों को बचाने के लिए मिलकर काम कर रही हैं।
मुंबई के मरोल इलाके में गैस पाइपलाइन में लीकेज के कारण आग लगने से एक कार, रिक्शा और बाइक जलकर राख हो गई। इस घटना में 3 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। मामले में जानकारी देते हुए डीएफओ ने बताया कि हमें रात करीब 12:30 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। ये घटना उस स्थान पर हुई जहां बीएमसी का काम चल रहा था। यहाँ पे जेसीबी द्वारा रोड का खोदकाम का काम चालू था। उस दरम्यान जो पाइपलाइन पीएनजी गैस की पाइपलाइन जा रही थी जमीन के नीचे से, उसमें कुछ रप्चर होने के कारण उसमें आग लगी थी और उसमें एक कार, एक रिक्शा और एक बाइक, इनको बहुत जास्ती नुकसान हो गया है और एक अंदर 3 आदमी जख्मी है। ऐसे यहाँ पे हमको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिली है, उसका हम तपास कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आज फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज ये कार्यक्रम महिलाओं को समर्पित रहा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में युवा कार्यक्रम विभाग की सचिव मीता राजीव लोचन ने इस पिंक साइक्लोथॉन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंकिता भामरी और बॉक्सर मनीषा मौन समेत कई एथलीट मौजूद थे। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत फिटनेस के बारे में जागरूकता फैलाने और फिटनेस के महत्व के बारे में बताने के मकसद से हर रविवार को फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया जाता है। मुझे लगता है कि हर युवा के लिए फिट रहना सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो फिट है तभी वो बाकी सब चीज़ें आगे जाके कर सकता है। और जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, महिला हमारे हर एक क्षेत्र में अग्रसर हैं, खेलों में भी अग्रसर हैं और वो हमारे लिए, भारत के लिए कितने सारे मेडल्स लेके आई हैं। तो वर्ल्ड इंटरनेशनल विमेंस डे के लिए इससे ज़्यादा कोई अच्छा इवेंट नहीं हो सकता कि सब महिलाएं इकट्ठी आएँ और साइकिलिंग करें, साइकिलिंग रन में भाग लें। तो मुझे लगता है कि इस तरह के इवेंट्स को रेगुलरली करने से फिटनेस में बहुत हम लोग आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी भारत की सबसे ऊंची सेला सुरंग की वर्षगांठ पर सीमा सड़क संगठन ने एक वीडियो साझा किया है। तेजपुर से तवांग को जोड़ने वाली ये सुरंग की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। और मथुरा के बरसाना में विश्व प्रसिद्ध लठमार होली खेली गई। यहाँ नंदगांव से आए हरियारों पर बरसाने की हरियारियों ने जमकर लाठियां बरसाई। वहीं नंदगांव के हरियारों ढाल से खुद का बचाव करते दिखे। हंसी ठिठोली, गाली, अबीर, गुलाल और लाठियों से खेली गई इस होली का आनंद देश विदेश से कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने भी लिया। हजारों वर्षों से चली आ रही परंपरा के तहत नंदगांव के हुरियारों पीली पोखर से आते हैं, जहां उनका स्वागत बरसाना के लोग ठंडाई और भांग से करते हैं। यहां से ये हुरियारे रंगीली गली पहुंचते हैं, जहां बरसाना की हुरियारिनों को होली के गीत गाकर रिझाते हैं। वहीं होली के गीत और गालियों के बाद नाच गाना होता है और फिर लठमार होली खेली जाती है। आज के दिन बरसाना में लठामार होली है, जो कि नंदगांव के लोग यहाँ पर लठामार होली खेलने के लिए आते हैं। बरसाने की गोपियाँ उन पर प्रेम रूपी लाठियों का बरसात करती हैं और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को 5 साल हो गए होली खेलते हुए। बहुत आनंद आता है, जिसके हम 1 महीने पहले से ही शुरुआत हो जाती है। जब फाग महोत्सव चालू हो जाता है 1 महीने पहले ही। होली को आनंद ऐसे ही हर साल बरसे और वो आनंद ऐसा हो वाको वर्णन बाणी तक क्यों नहीं जा सके हैं। बस ऐसे ही सब आपने वर्णन सुनो ही हो। अभी सब दूल्हा बन के आमे और यहाँ बरसाने के सब गोप ग्वाल हमारे का जो खूब पकौड़ा, खूब भांग आदि सब तैयार करके रखें। मैं हर साल आती हूँ होली पर और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये राधा रानी जी की नगरी है। आप भी आइए, जो वीडियो देखते हैं इन सब इधर आइए। अभी हम जा रहे हैं नंदगांव, वहाँ पे लठमार होली होगी।
ऐसे आनंद तो केवल हमारे ब्रज में ही आ सके। कोई कहूँ चला जाए दुनिया में, कहीं चला जाए, पर ब्रज की होली को अपनो एक अलग आनंद है। देखो लोग यहाँ पे आके ऐसा लगे ना कि पृथ्वी लोक में, यहाँ तो आके आदमी को लगे कोई दूसरे लोक में ठाकुर जी के पास ऊपर लोक में पहुंच गए, ऐसे कोई स्वर्ग में आ गए हों। ये होली के आनंद है हमारे ब्रज के। यहाँ चारों तरफ जिसके चेहरे पे देखो, जहाँ देखो परदेसी इतने आए हुए हैं, पूरे भारतवर्ष से, पूरे देश विदेश से लोग हमारे ब्रज मंडल में, बरसाने में, वृंदावन में आए हुए हैं और सब लोग इतने आनंद में हैं जाको कोई ठिकाना नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि होली को त्योहार जाने ब्रज को ना देखो, बाने जीवन में कुछ ना देखो। अगर आनंद देखना हो तो हमारे ब्रज में आओ और होली का त्योहार देखो। होली के त्योहार का यहाँ के आनंद को वर्णन शब्दों में तो हम कर ही ना सकें। फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन ने गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण के लिए अरब देशों द्वारा प्रस्तावित योजना का समर्थन किया है। इस योजना का उद्देश्य फलस्तीनियों को विस्थापित किए बिना क्षेत्र का पुनर्निर्माण करना है। चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त बयान में कहा कि ये योजना गाजा के पुनर्निर्माण के लिए एक व्यवहारिक मार्ग दिखाती है और यदि इसे लागू किया जाता है तो गाजा में रहने वाले फलस्तीनियों के जीवन में सुधार होगा। इस चरणबद्ध योजना में मलबे को हटाने और बारूदी सुरंगों को हटाना शामिल है। उन्होंने हमास को हटाने के आह्वान का भी समर्थन किया है। सीरिया के तटीय क्षेत्रों में जारी संघर्ष में मरने वालों की संख्या 1000 से अधिक हो गई है, जिसमें 745 नागरिक हैं। जाबले में बृहस्पतिवार को शुरू हुई हिंसा भूमध्य सागर तट तक पहुंच गई है। सीरियाई मानवाधिकार संस्था ने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के वफादार सैनिकों के पिछले हफ्ते सरकारी सेना पर हुए हमलों में 16 सैनिकों के मारे जाने के बाद ये झड़पें शुरू हुई। अर्धसैनिक बलों ने भी जवाबी कार्रवाई में हमले किए। संस्था ने बताया कि मृतकों में 125 सरकारी सुरक्षाकर्मी और 148 असद समर्थक आतंकवादी थे। हालांकि मृतकों की संख्या की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं अरब लीग, इराक और मिस्र ने एक सुर में सीरिया हिंसा की निंदा की, साथ ही सीरिया की सुरक्षा चिंता व्यक्त की। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में दुबई का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम तैयार है। रविवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक खिताबी जंग होगी। भारत अजय रहते हुए चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा है। वहीं न्यूजीलैंड को इस टूर्नामेंट में भारत से ही एकमात्र हार मिली। फाइनल में दोनों ही टीमों के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के खिताबी मुकाबले में रविवार को जब भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरेगी तो उसकी नजर 2013 के बाद पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम करने पर लगी होगी। पिछले कुछ सालों में आईसीसी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाली टीम इंडिया अब तक प्रतियोगिता में अजेय है। बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने विपक्षी टीम को मैदान पर पटखनी देने में सफलता हासिल की है। भारत और न्यूजीलैंड 25 साल बाद एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भिड़ेंगे। दोनों ही टीमें दुबई में खिताबी मुकाबला खेलेंगी। इससे पहले सन 2000 में नैरोबी के मैदान पर हुआ फाइनल न्यूजीलैंड ने आखिरी ओवर में 4 विकेट से जीता था। भारत के पास 1 साल के भीतर दूसरी आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम करने का मौका है। साथ ही साथ न्यूजीलैंड टीम से 25 साल पुराना बदला लेने के इरादे से टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट में लगातार चौथा फाइनल खेलेगी। रोहित T20 वर्ल्ड कप के रूप में एक ही खिताब जिता सके। उन्हें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में हार मिली। टीम इंडिया लगातार तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची है। भारतीय टीम ने 2013 में खिताब जीता, लेकिन 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ हार मिली। बात अगर रोहित शर्मा की कप्तानी की करें तो आईसीसी टूर्नामेंट में रोहित ने अब तक 30 मैच में कप्तानी की है, जिसमें 26 में टीम इंडिया को जीत मिली, जबकि 4 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। भारतीय बल्लेबाजी की बात करें तो टीम इंडिया के स्टार विराट कोहली ने इस टूर्नामेंट में 2 अहम मौकों पर भारतीय टीम के लिए अहम पारियां खेली हैं और वो काफी अच्छी लय में नजर भी आ रही हैं। कोहली ने पिछले 5 पारियों में 1 शतक और 2 अर्धशतक जमाकर पुराने दिनों की यादें ताजा कराई हैं। कोहली और रोहित के अलावा उपकप्तान शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या से भी योगदान की उम्मीदें होंगी। गिल और श्रेयस ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में राहुल और हार्दिक पांड्या ने जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।
वहीं बात अगर गेंदबाजी की करें तो मोहम्मद शमी नॉकआउट स्टेज में दोनों टीमों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। शमी ने 5 मैच में 13 विकेट चटकाए हैं। वहीं जडेजा, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव का प्रदर्शन अब तक बेहतरीन रहा है। न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ी उम्मीद केन विलियमसन और रचिन रविंद्र होंगे, जो स्पिन को खेलने में खासी महारत रखते हैं। न्यूजीलैंड के पास भी कप्तान मिचेल सेंटनेर, माइकल ब्रेसवेल, रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स के रूप में धुरंधर स्पिनरों की चौकड़ी है, जो उनके लिए यही काम कर सकती है। केन विलियमसन भारतीय स्पिनर्स के लिए खासी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। विलियमसन और रचिन रविंद्र ने सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतकीय पारियां भी खेली थीं। गेंदबाजी में मैट हेनरी भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, हालांकि चोट के कारण उनके खेलने पर संशय बना हुआ है। बहरहाल भारत और न्यूजीलैंड दूसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी में भिड़ेंगे और रविवार की रात फैसला हो जाएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का नया बादशाह कौन होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और इसी खबर पर हमारी संवाददाता नवाजिश चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। तो नवाजिश, जैसा कि हम जानते हैं कि आज टीम इंडिया की नज़र तीसरी बार खिताब अपने नाम करने की होगी, लेकिन वहीं जब हम भारतीय टीम की बात करते हैं तो भारतीय टीम भी अपनी पूरी फॉर्म में नज़र आ रही है, लेकिन जब न्यूजीलैंड की तरफ देखते हैं तो उनके पास भी बेहतरीन स्पिनर है। तो आज कितना रोमांचक रह सकता है ये मैच? एग्जैक्टली रेशमा, आज का मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का ये जो दिन है संडे, ये सुपर संडे होने वाला है भारतीयों के लिए, क्योंकि भारत ने जो अब तक लीग मैच खेले हैं, 4 लीग मैच उसने खेले हैं, उसमें चारों में उसको जीत मिली है। उसका जो सफ़र रहा है वो बहुत शानदार रहा है। अजय रही है टीम इंडिया, अब तक उसने एक भी मैच नहीं हारा है। न्यूजीलैंड एक मैच हारी है, न्यूजीलैंड की टीम भी बहुत मजबूत है। लीग मैच वो एक हारी है, लेकिन उसमें भी उसने भारत को ही हराया। भारत ने न्यूजीलैंड को हराया लीग मैच में। कुल मिला के देखा जाए तो दोनों टीमें बहुत मजबूत हैं, लेकिन भारत का पलड़ा बहुत भारी है। भारत और न्यूजीलैंड अब तक 119 मैचों में आमने सामने हुए हैं, जिसमें भारत ने 61 मैच जीते हैं और न्यूजीलैंड ने 50 मैच जीते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो भारत का पलड़ा बहुत भारी है। भारतीय टीम में जो गेंदबाजी डिपार्टमेंट है और बल्लेबाजी डिपार्टमेंट है बहुत स्ट्रांग है। विराट कोहली जो हमारे स्टार बल्लेबाज हैं आजकल फुल फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी लीग मैच में शतक लगाया था। कुल मिला के देखा जाए तो भारतीयों के लिए आज का दिन बहुत अहम होने वाला है। वैसे भी भारत में एक फेस्टिवल की तरह क्रिकेट को माना जाता है। आज चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच है तो ये भारतीयों के लिए बहुत बड़ा दिन है। इस दिन सड़कें सूनी हो जाती हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है, सारे भारतीय टीवी से चिपक कर बैठ जाते हैं और वो मैच का लुत्फ लेते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। बिल्कुल सुपर संडे रहेगा और शाम को सबको इंतजार है इस मैच का। लेकिन अगर वहीं हम एक बार देखें तो जिस तरह से हमने अभी जाना कि हेनरी चोटिल हैं, लेकिन अगर वो इस मैच में खेलते हैं, क्योंकि अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, तो किस तरह की परफॉर्मेंस हो सकती है, क्या तस्वीर रह सकती है आज? रेशमा एग्जैक्टली देखिए, जो न्यूजीलैंड की टीम है वो भी काफ़ी मजबूत टीम है, लेकिन जो एक तरह से हम देखें वेदर जो कंडीशन है और जो हमारे स्पिनर्स ने कमाल का प्रदर्शन अभी हालिया मैचों में किया है, तो उसको देखते हुए भारत का ही पलड़ा भारी नज़र आता है। चूँकि दुबई की जो पिच है वो काफ़ी स्लो पिच है और स्लो पिच होने की वजह से जो हमारे पास कुलदीप यादव हैं और वरुण चक्रवर्ती हैं, ये हमारे लिए तुरप का इक्का साबित हो सकते हैं। तो स्पिनर को यहाँ काफ़ी मदद मिलने की उम्मीद है और उम्मीद पूरी ये है कि 2013 की तारीख को भारत एक बार फिर दोहराएगा और वो एक बार इस खिताब पर कब्जा करेगा, चैंपियंस ट्रॉफी को एक बार फिर अपने घर में लेके आएगा। पूरी आशा है, भारतीय फैंस भी लगातार हवन कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी इस बार हमारे घर में फिर से आने वाली है। बिल्कुल और 2000 बिल्कुल नवाजिश, बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी भारत के नाम हो सकती है और सभी इस बारे में सोच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल को लेकर भारत की जीत के लिए देश भर में फैंस भी उत्साहित हैं। जगह जगह पूजा अर्चना की जा रही है। साथ ही मशहूर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने दुबई में होने वाले भारत बनाम न्यूजीलैंड के फाइनल मैच से पहले रेत कला के माध्यम से टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी। तो हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अनुमति दें, नमस्कार।